नमस्कार श्रोताओं, चैनल एक्नो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेखांकन सिद्धांतों के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लेखांकन अवधारणाएं, परंपराएं और परिपाटियां यानी कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, कंजर्वेशंस क्या होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि लेखांकन सिद्धांत ऐसे सामान्य कानून नियम हैं जो लेखापाल को, अकाउंटेंट को कार्य करने में मार्गदर्शन करते हैं, उसका क्षेत्र निश्चित करते हैं और वो व्यवहारों को करते समय से अपनाता है तो ताकि वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जा सके और उन्हें उस समय करते समय अपनाया जा सके और लेखापाल के कार्य में एकरूपता आ सके और वह उचित निष्कर्ष निकाल सके। लेखांकन अवधारणाएं ऐसी मान्यताएं और शर्तें हैं जिन्हें सभी लेखापाल स्वीकार करते हैं, उनका पालन करते हैं। ये एक ऐसी विचारधारा होती है जो वो अपने काम करते समय अपनाते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं और इनका पालन करते हुए काम करते हैं ताकि सबके कार्यों में एकरूपता आ सके और वो कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। वास्तव में लेखांकन अवधारणाएं तर्कपूर्ण तथ्य हैं, यह सार्वभौमिक है यानी सभी जगह लागू होने वाली। तो इन आधारभूत मान्यताओं और शर्तों के आधार पर जो सिद्धांत नियम बनाए जाते हैं उन सबको हम लेखांकन अवधारणाएं कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली है लेखावधि अवधारणा, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यानी लेखांकन का जो कार्य है वो एक निश्चित अवधि में बांटा गया है। व्यवसाय का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात व्यवसाय हम जानते हैं हमेशा चलता रहेगा। लाभ हानि जानने के लिए हम व्यावसायिक लेन देन को, परिणामों को हम वार्षिक स्तर पर इसलिए आंकना शुरू कर देते हैं। यह वार्षिक स्तर 12 महीने की अवधि होती है। इसे दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो कैलेंडर वर्ष के हिसाब से ले लो या वित्तीय वर्ष के हिसाब से। कैलेंडर वर्ष नाम से स्पष्ट होता है, कैलेंडर के हिसाब से यानी जिसकी तारीख 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहती है, एक वर्ष की पूरी 12 महीने की अवधि। या वित्तीय वर्ष जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो इस वर्ष के 1 अप्रैल से यदि आरंभ होगा तो अगले वर्ष के 31 मार्च को जाकर समाप्त होगा। ये भी पूरी 12 महीने की अवधि होती है। टैक्स डिपार्टमेंट है वो वित्तीय वर्ष को मान्यता देता है, इसलिए अमूमन सभी व्यवसाय वित्तीय वर्ष के आधार पर ही लेखा अवधि या लेखांकन करते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल इस वर्ष और 31 मार्च अगला वर्ष समाप्त होगी। इसलिए स्थिति विवरण 31 मार्च को बनाया जाता है। उपार्जन अवधारणा यानी एक्रूअल कंसेप्ट, इस अवधारणा के अनुसार जो चालू वर्ष से संबंधित यानी जिस वर्ष का हम लेखांकन कर रहे हैं उस वर्ष से संबंधित जो भी आय व्यय की मदें होंगी उनका लेखा इसी वर्ष की पुस्तकों में होना चाहिए। चाहे वो हमने वास्तव में मान लो आय है तो वो चाहे हमें इस साल प्राप्त हो गई है या होनी है, अभी आनी है, तो उन सब का लेखा, क्योंकि वो इस वर्ष कमा ली गई हैं तो उनका लेखा इसी वर्ष में होना चाहिए। ऐसे ही व्ययों को देखा जाएगा कि अगर उनका भुगतान किया है या नहीं किया है लेकिन वो इस वर्ष उनसे काम करवा लिया गया, ऐसे खर्चे इस वर्ष के नाम के संपन्न हो गए हैं तो उनका इसी वर्ष में लेखा होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वास्तविक लाभ हानि का परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए एक्रूअल कंसेप्ट ये कहती है कि इस वर्ष से संबंधित चाहे उसका भुगतान हुआ हो व्यय, चाहे भविष्य में किया जाना हो, लेकिन क्योंकि उससे कार्य इस वर्ष में करवा लिया गया है तो इसी वर्ष से संबंधित होने के कारण उसका लेखा इसी वर्ष होना चाहिए। अगली है स्थिति विवरण अवधारणा यानी बैलेंस शीट कंसेप्ट। इसको हम दोहरा लेखा प्रणाली अवधारणा भी कहते हैं कि हर पक्ष के 2 पहलू होते हैं। ये अवधारणा ये कहती है, इसलिए हम इसे डुअल एसेप्ट कंसेप्ट या डुअलिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार हर एक व्यवहार के, मतलब एक व्यवहार हुआ, किसी ने माल बेचा तो किसी ने खरीदा, माल बेचा तो ये व्यवहार हुआ, तो एक जना खरीदने वाला है, दूसरा बेचने वाला है, तो इसलिए इस व्यवहार के 2 पक्ष हुए, एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। तो कोई ना कोई उस व्यवहार को डेबिट करेगा तो दूसरा उसको क्रेडिट करेगा। तो यही अवधारणा कहती है कि हर एक व्यवहार के 2
आधार पर एक लेखांकन सूत्र बनाया गया जिसपे पूरा अकाउंट्स बेस्ड है, लेखांकन बेस्ड है, जो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी व्यवसाय की संपत्तियां पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर है। इसलिए इस अवधारणा को लेखांकन समीकरण अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है जिसे कहते हैं व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका स्वामी जो बिजनेसमैन कहलाता है वो अलग व्यक्ति है। तो बिजनेसमैन तो एक वास्तविक व्यक्ति है, जबकि बिजनेस एक माना हुआ जिस भी व्यवसाय के रूप में वो स्थापित होगा उस व्यवसाय के विधान द्वारा माना हुआ एक व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए व्यवसाय के स्वामी से भिन्न है। और याद रखिएगा कि लेखांकन यानी अकाउंट्स हम व्यवसाय के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए। इसलिए बहुत ही विचित्र बात है कि बिजनेस का जो मालिक है यानी बिजनेसमैन है वो जो कुछ व्यवसाय को जब शुरू में देता है वो एक तरह का व्यवसाय उसे ऋण के रूप में स्वीकार करता है। तो क्योंकि वो मालिक ने दिया है इसलिए वो उसे ऋण नहीं कहता, उसे एक नया नाम देता है जिसे कहते हैं पूंजी। तो पूंजी व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय को दी, जो भी कुछ दी व्यवसाय शुरू करने के लिए। तो वो इसी अवधारणा पर आधारित है कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के अस्तित्व से भिन्न होता है और हम लेखांकन व्यवसाय को ध्यान में रखकर करते हैं, ना कि व्यवसायी के। ठीक है, इसलिए जो कुछ स्वामी ने पैसा लगाया व्यवसाय में वो एक तरह का लेनदार बन जाता है। वास्तव में हम उसे लेनदार नहीं कहते, लेकिन एक तरह का लेनदार बन जाता है, इसलिए उस नाम से हम एक पूंजी खाता उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही व्यवसाय के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो कुछ वो निकालता है व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से, तो एक तरह का देनदार बन जाता है। वास्तव में देनदार नहीं होता, लेकिन हम उसे उसकी संज्ञा देते हैं आहरण, यानी ड्राइंग्स, यानी जो कुछ उसने व्यवसाय से निकाला वो ड्राइंग है। इसलिए इन दोनों पर ब्याज लिया और दिया जाता है, ये मानते हुए कि वो व्यवसाय से अलग व्यक्ति है। ये इसी अवधारणा पर पूंजी और आहरण का उत्पत्ति होती है। अगली है चालू व्यवसाय अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जब हम लेखा करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि हमारा व्यवसाय कभी खत्म ही नहीं होएगा, हम हानि उठाने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हमारा व्यवसाय तो हानि उठाएगा ही नहीं, हम अनिश्चित काल तक सफलतापूर्वक बिजनेस करते रहेंगे। यानी व्यवसाय हमारा अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, दीर्घ काल तक चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उन्हें उसी साल के लाभों में से खत्म नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसी कारण से इस अवधारणा के अनुसार हम उन खर्चों को आने वाले वर्षों में बांट देते हैं, क्योंकि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। और इसी कारण से व्यवसायों में हम संपत्तियों का वर्गीकरण करते हैं, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, हास, आयोजन, ऐसी चीजों का क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं इसी अवधारणा के अनुसार। और जो भी चीज होती है उसे हम लागत मूल्य पर दिखाते हैं, क्योंकि बाजार मूल्य हमेशा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए जिस मूल्य पर हमने खरीदा होता है उस पर हम दिखाते हैं। तो इसलिए व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा, चाहे उसके स्वामी बदल जाए। तो इस अवधारणा के अनुसार हम यही मानकर चलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखा अवधारणा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। यह अवधारणा ये कहती है कि केवल उन व्यवहारों का लेखा करो जो वास्तव में हुए हैं, जो भविष्य में होने हैं उनका लेखा भविष्य में करेंगे, वर्तमान में नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स या रिजर्व्स, ये विशेष परिस्थितियों में इनका लेखा किया जाता है। लेकिन किसी वस्तु को यदि खरीदने और बेचने की केवल हम इच्छा रखते हैं या क्रय का आदेश देते हैं, खरीदने का केवल आदेश देते हैं, तो ये वास्तव में संपन्न व्यवहार नहीं होता, क्योंकि अभी तो हुआ ही नहीं। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, वास्तव में उसके लिए पैसे का आदान प्रदान होना आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यवहार का लेखा नहीं किया जाएगा, केवल वही व्यवहार का लेखा किया जाएगा जो वास्तव में संपन्न हुआ हो। यह अवधारणा यही कहती है। किस मूल्य पर किया जाएगा, जो शुरू में क्रय विक्रय करते समय वहन किए गए हैं, जिस पर वास्तव में लागत आई है। इसलिए आयोजन का भी समय अवधि के अंत तक हम आयोजन इसी में
के आधार पर बना लेते हैं। अगला है मुद्रा माप अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार केवल हम उन्हीं व्यवहारों को पुस्तकों में लिखेंगे जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम पैसे में दिखा सकते हैं। जिन्हें हम पैसे में नहीं दिखा सकते उन्हें हम लिखे की पुस्तकों में नहीं दिखाएंगे। जैसे बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण व्यवसाय प्रभावित होता है, जैसे कर्मचारियों की हड़ताल, तालाबंदी इत्यादि। ये सब गतिविधियां व्यवसाय को प्रभावित करती है और हानि के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, लेकिन इनका हम लेखांकन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्हें मुद्रा, कितने रुपए में नुकसान हुआ, उस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए वो मूल्यांकन रुपए के रूप में ना निकाल पाने के कारण हम उसका लेखांकन नहीं करते। तो मुद्रा माप अवधारणा यही कहती है केवल उन व्यवहारों को लिखो जिनको हम रुपए के रूप में पूरा पक्के तौर पर बता सकते हैं। उसके बाद है संपूर्ति या मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। हर एक व्यवसाय हम जानते हैं लाभ के लिए स्थापित होता है और ये भी जानते हैं कि लंबे समय तक चलता रहेगा। तो वित्तीय वर्षों के रूप में हम प्रत्येक व्यापारी जो होता है अपने लाभों की इसी कारण से गणना करता है। यह अवधारणा कहती है कि प्रत्येक व्यापारी को यह जानते रहना चाहिए कि उसने जो आय कमाई है उस आय को कमाने के लिए उसने वास्तव में कितना खर्चा किया है, क्योंकि आय और व्यय का अंतर ही तो हमारी लाभ होगा। तो एक निश्चित अवधि के लाभ हानि की गणना करने के लिए जरूरी है कि हम आय की तुलना किससे करें, उसके होने वाले खर्चों से, एक्सपेंसेस से करें, कितनी लागत की है उस आय को कमाने के लिए हमने। तो इसी कारण से हम इस अवधारणा के अनुसार ही हम लेखांकन के अंतर्गत व्यापारिक खाता जिसे ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आय व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ताकि आय व्यय की तुलना हम कर सकें। ये अवधारणा यही कहती है कि मैचिंग एक्सपेंसेस विद ऑल रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब है आगम निर्धारण अवधारणा। यह अवधारणा लेखावधि पर आधारित होती है और आगम से तात्पर्य होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय करके जो कुछ प्राप्त किया है, यानी स्वामी की पूंजी में होने वाली वृद्धि। तो ये किस समय प्राप्त हुआ उस आधार पर हम बांट सकते हैं। कई लोग इसे बिक्री के समय देखते हैं, कई रोकड़ के समय देखते हैं, कई उत्पादन के समय देखते हैं। तो बिक्री के आधार पर अगर देखा जाए तो जिस समय बिक्री संपन्न हुई वास्तव में, यानी क्रेताओं को माल के स्वामित्व का जिस समय हस्तांतरण किया। दूसरा है रोकड़ आधार पर, यानी रोकड़ की प्राप्ति के समय ही आगम का निर्धारण होता है। इस अवधारणा का प्रयोग अधिकतर हम उधार विक्रय की स्थिति में करते हैं। उत्पादन के आधार पर दोनों आधार आगम निर्धारण करने में जब असमर्थ होते हैं तो उत्पादन के आधार पर आगम का निर्धारण होता है। इस आधार का प्रयोग हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी कार्य करते हैं, निर्माण का कार्य जो भी करते हैं, उन सब में किया जाता है। जितना उत्पादन होगा उसके हिसाब से आगम निश्चित की जाएगी। वर्ष के अंत में ठेके का जितना कार्य पूरा हो गया उसी के अनुसार आगम का निर्धारण किया जाता है। अगला सिद्धांत अवधारणा है निरपेक्षता की अवधारणा, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। इसके अनुसार लेखांकन जो है हमारा कार्य वो पक्षपात रहित होना चाहिए, उसमें किसी तरह की पक्षपात नहीं झलकना चाहिए। लेन देन की जांच हम प्रलेखों और प्रमापों के आधार पर करनी चाहिए, यानी जितने भी लेन देन हुए हैं, व्यावसायिक व्यवहार हुए हैं, उनको हम बिलों के आधार पर, कैश मेमो के आधार पर, रसीद के आधार पर प्रमाणित करें और उसे पुस्तकों में फिर लिखें। तो वास्तविकता होनी चाहिए उनकी, उसके लिए हमारे पास प्रूफ्स होने चाहिए। ये सिद्धांत हमें ये कहता है। अब हम देखते हैं लेखांकन परंपराएं क्या होती हैं। लेखांकन परंपराएं ऐसे तथ्य और मान्यताएं हैं जो बड़े लंबे समय तक चली आ रही हैं। हमारी बुजुर्गों ने अपने अनुभव से वो सीखा और अपने बच्चों को बता दिया और बच्चे उसका पालन करने लगे। यानी ऐसे ही लेखापाल जो पहले लेखांकन का कार्य करते थे, मुंशी लोग, उन्होंने अपने अनुभव से उसे अनुभव किया किसी बात को और वो आने वाली पीढ़ी को उन्होंने बता दिया। तो ये परंपराएं बन गई जो लंबे समय से चली आ रही हैं और उसको बिना किसी संदेह के पालन किया जा रहा है। ये बड़ी व्यवहारिक होती है, इसलिए उन्हें अपनाया जाता है। और इसी आधार पर, इन्हीं परंपराओं के आधार पर जो बैलेंस शीट है वो लास्ट दिन बनाई जाती है 31 मार्च को। तो
तो ये परंपराओं का ही नतीजा है कि सभी 31 मार्च को अंतिम तिथि को ही व्यवसाय की लाभ हानि की गणना करते हैं और स्थिति को जानते हैं, स्थिति विवरण बनाते हैं। इनमें कुछ परंपराएं हैं: पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा, संगीति परंपरा, भौतिक परंपरा, रूढ़िवादिता परंपरा, समय की परंपरा। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा यानी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इस परंपरा के अनुसार वित्तीय विवरण बनाते समय जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन्हें लेखांकन में अवश्य दिखाना चाहिए। आय व्यय की हर एक मद को अलग अलग तरह से स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। ऐसी सूचनाएं जो व्यवसाय के हित में नहीं है, व्यवसाय के नुकसान की तरफ ले जाती हैं या एक नेगेटिव दृष्टिकोण देती हैं, उसे पुस्तकों में ना दिखाकर केवल सूचना के रूप में दिखाई जा सकती है या पूर्ण रूप से अलग से दिखाई जा सकती है। अमहत्वपूर्ण और अहितकारी सूचनाओं को ना दिखाकर सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को अवश्य दिखाया जाए, ये धारणा ये कहती है। संगीति परंपरा यानी एक रूपता, जिसे हम कंसिस्टेंसी कन्वेंशन कहते हैं। इस परंपरा के अनुसार वित्तीय विवरण का लेखा जो है कि सामान्य और स्थायी नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे प्रति वर्ष उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन करते रहेंगे तो विधियों में परिवर्तित हो जाएगा, हम एक दूसरे का कंपैरिजन कैसे करेंगे। इसलिए एक जैसा तरीका बनाना चाहिए, एक ही विधि का बार बार प्रयोग करना चाहिए ताकि लेखांकन कार्य में एक रूपता जा सके और तुलनात्मक अध्ययन सही किया जा सके। तो इस तरह से ये अवधारणा यही कहती है कि हमें एक रूपता बनाए रखनी चाहिए, हमें प्रणाली में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लेखांकन की बहुत सारी प्रणालियाँ वो भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है, तो एक ही प्रणाली अपनाई जाए। अगला है भौतिक परंपरा। इसे हम सारता का परंपरा भी कहते हैं, मैटेरियलिटी कन्वेंशन। इसके अनुसार जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं केवल उन्हीं का लेखा पुस्तकों में करना चाहिए। जो सूचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है उनका लेखा ही ना किया जाए, उनको दिखाया ना जाए या फिर उनको केवल टिप्पणियों के रूप में दिखाया जाए। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये का ऋण लिया है और इस ऋण को लेने के लिए हमें कुछ गिरवी रखना पड़ा, सहायक प्रतिभूति के रूप में हमने अपने ऋण पत्र रख दिए। तो ऐसी स्थिति में ऋण का व्यवहार तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ऋण के रूप में पुस्तकों में ज़रूर दिखाना चाहिए। तो जो चीज़ गिरवी रखी है उसको केवल टिप्पणी के रूप में रख देना चाहिए। ये जो भौतिक परंपरा है ये पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा के एक तरह से विपरीत है। पूर्ण प्रकटीकरण कहती है कि सब कुछ दिखाना अनिवार्य है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जबकि भौतिकता कहती है नहीं नहीं, केवल सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई जाए, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको चाहे ना दिखाया जाए, उनको चाहे एक संक्षिप्त नोट के रूप में छोड़ दिया जाए। तो व्यवसायिक स्थिति के अनुसार इन दोनों में से किसी भी परंपरा को व्यवसायी या लेखापाल अपना लेता है। अगला है रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार लेखांकन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और व्यवसाय में जो परिवर्तन होते रहते हैं उन्हें ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन व्यवसाय के लिए अनिवार्य होते हैं और आवश्यक होते हैं। तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इनको ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन व्यवसाय को ज़्यादा प्रभावित ना करें, इसलिए स्थिति को देखते हुए अपनाना चाहिए। और उन्हें जो मदें हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यवसाय को हानि पहुंचती है। व्यवसाय की स्थिति को ना ज़्यादा घटा कर दिखाओ ना ज़्यादा बढ़ा कर दिखाओ, वास्तविक स्थिति को दिखाओ। लाभ हानि इस वर्ष की हानि है, आने वाले वर्षों में लाभों को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो लाभों का अस्तित्व नहीं रखती। तो जैसी भी स्थिति है हमें वैसे ही दिखाना चाहिए। अंत हमें व्यापारिक या अंतिम खाते बनाते समय बहुत विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि संभावित हानियाँ यानी जिनकी संभावना है हानियों की, उनके लिए तो वर्तमान में हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रावधान बनाने चाहिए ताकि भविष्य में व्यवसाय पर इनका विपरीत प्रभाव ना पड़ सके। स्टॉक की मूल्यांकन बाजार मूल्य और लागत मूल्य में से जो भी कम हो उस पर कर लेना चाहिए। ऋण जो डूब जाने की संभावना है उसके लिए आयोजन बना लेने चाहिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी या जीवन बीमा पॉलिसी ले लेनी चाहिए ताकि व्यवसाय हानियों से प्रभावित ना हो सके। तो ये सब कार्य इसी अवधारणा के अनुसार करने चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। उचित समय की परिपाटी, इस सिद्धांत के अनुसार
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हम वित्तीय विवरणों को शीघ्रता से तैयार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय में रुचि रखने वाले जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इन विवरणों के बारे में जानना चाहते हैं और इनसे सूचनाएं लेना चाहते हैं, ताकि वो इनके आधार पर व्यवसाय संबंधी अपने निर्णय ले सकें। यदि इन्हें समय पर जो सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी तो इनकी जो खाते रखने की उपयोगिता है वो कम हो जाएगी। इसलिए उचित समय पर हमें सूचनाएं वित्तीय विवरण बनाने हैं, ये इस अवधारणा के अनुसार। उम्मीद है आपको लेखांकन परिपाटियाँ, अवधारणाएं, सिद्धांत, इनमें क्या अंतर होता है और ये क्या होती हैं और किस तरह से इन पर आधारित होता है हमारा लेखांकन, ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। एक्नो से जुड़े रहिए, हमारे बिजनेस के नित्य दर्शन से भी जुड़िए चैनल से, और अपना लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।